तो कैसे हैं आप सब? चलो, तो एक बार फिर नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ अध्याय 14 पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, है ना। तो सब अच्छे ही होंगे, है ना। तो मैस्चन, आदित्य, नामिका, सो चले हमारे सीधे टॉपिक में चलते हैं, नो ड्रामा। और एक चीज़ और कि ये जो टॉपिक्स है वो नीट्स के लिए यूज़फुल है ना, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो शुरू करते सीधा, नो ड्रामा। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो सबसे पहले बात ये करते हैं हम लोग कि घटक के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला होता है एक जैविक घटक होता है, एक तो है अजैविक घटक होता है ना। तो जैविक अजैविक घटक क्या है? तो मतलब जिसमें जीवन पाई जाएगी वो जैविक घटक के अंतर्गत आएगा, और जिसमें जीवन नहीं पाई जाएगी वो अजैविक घटक। इसको मैं और पूरा डिटेल करूंगा, बट आपको थोड़ा समझाना जरूरी है कि अजैविक घटक किसको बोलते हैं, जैविक घटक किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश है, ताप है, दाब, आर्द्रता है, ये अजैविक घटक है ना। और जैविक घटक में उत्पादक है, उपभोक्ता है, ये सब जैविक घटक है ना। तो परिस्थिति तंत्र कैसे क्लियर कर लेते हैं कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटक, इसीलिए मैंने जैविक और अजैविक घटक को आपको बता रखी है ना। ओके, तो वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटक अर्थात जीव एवं वातावरण, जीव एवं वातावरण मतलब जीव हो गया जैविक घटक के अंतर्गत, और वातावरण के अंतर्गत जितने भी घटक आएंगे वो आएंगे अजैविक घटक के अंतर्गत। बस यही है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटक घटक अर्थात जीवों एवं वातावरण के बीच या जीवों या एवं वातावरण के अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित एवं स्वनियंत्रित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। स्वचालित बोले तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम को कोई अलग से कोई चलाता नहीं है। उस सिस्टम एक जीव है दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है ना। जैसे कि कोई खाद्य श्रृंखला देखे तो जैसे घास है पहला, तो घास को खाने वाला कौन है? टिड्डा खाएगा, या कोई भेड़ बकरी खाएगा तो उसको और मांसाहारी खाएंगे, है ना। इसके आधार पर जब टिड्डों की संख्या बढ़ गई तो मांसाहारी उसको खा लेंगे, अगर घास की संख्या बढ़ गई तो टिड्डे खा लेंगे। मतलब इस एक पार्ट से एक दूसरे क्या होते रहते हैं, मेंटेन होते रहता है और स्वचालित रहते हैं। अब दूसरा स्वनियंत्रित, स्वचालित मतलब अपने आप चल रही है, और स्वनियंत्रित मतलब कि ये पूरा का पूरा घटक है एक दूसरे को नियंत्रित। जैसे कि सर्प की संख्या बढ़ गई तो मोर उसको खाने लग जाएंगे, है ना। मोर की संख्या बढ़ गई तो उसके पीछे और उसको भक्षण करने वाले वो बढ़ जाएंगे, है ना। मतलब ऐसा है कि किसी भी चीज़ को बढ़ने नहीं देते हैं। घास की संख्या बढ़ गई तो टिड्डे की संख्या, घास की संख्या को कम कर देंगे। टिड्डे की संख्या बढ़ गई तो उसको खाने वाले की संख्या, उनको खाने वाले टिड्डे की संख्या को कम कर देंगे। मतलब इस प्रकार से वो अपने आप नियंत्रित होने लगती है। अगर कोई घटक ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम किया जाता है, कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से कहा जाए एक पूरा का पूरा तंत्र है ना। क्लियर। तो वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों अर्थात जीवों एवं वातावरण के अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित एवं स्वनियंत्रित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र क्लियर हो गई। पारिस्थितिक तंत्र क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक में चलते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक में एकदम सिंपल सी बात है जिसको ध्यान समझिए आप लोग, है ना। पहला आता है जैविक घटक, सॉरी अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है? जिसमें जीवन नहीं पाई जाती है ना। जैविक घटक जिसमें जीवन पाई जाती है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक को कितने भागों में बांटेंगे, थोड़ा हम लोग रूपरेखा देख लेते हैं, उसका मैं अलग अलग डिटेल्स करूंगा, है ना। पहला आता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। दूसरा आता है अकार्बनिक पदार्थ। तीसरा आता है जलवायवीय घटक। जलवायु घटक में कौन आता है? प्रकाश, ताप, आर्द्रता, ओके। दूसरा आता है आपका जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक आता है जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। उत्पादक को खाने वाला बोलते हैं हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। तो उपभोक्ता ही बहुत प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। उसके बाद उपभोक्ता के बाद आता है अपघटक आता है, अपघटनकर्ता आता है, ठीक है ना। इसको सबको डिटेल करते जाएंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या है देखिए, तो कार्बनिक पदार्थ आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आदि कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना। इसी के अंतर्गत आते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो, ओके। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये पारिस्थितिक, है ना। कार्बनिक पदार्थ देखें, ये पदार्थ है पारिस्थितिक तंत्र में, है ना। यहाँ पर लिखना पारिस्थितिक तंत्र, पूरा नहीं लिखा हूँ मैं यहाँ पास, ठीक है ना। ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो ये एक जगह क्या लिखना है अपने को, कार्बनिक पदार्थ लिखना है, ये मैं निपटा दिया मैंने, है ना। तो ये पारिस्थितिक तंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों को जोड़ने का कार्य करता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो, क्लियर है।
ओके, चलिए जोड़ने का कार्य मतलब भाई देखिए जैविक, ये जैविक घटक है मतलब जीव है। ओके, अजैविक घटक है मतलब हमारे पास वायु से संबंधित है, ठीक है ना, वायु अजैविक घटक है ना। तो क्या होता है वायु में, क्या होता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, और कार्बोहाइड्रेट में किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा है, C6 है, H12O6 है, ये ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। तो ऑक्सीजन इसमें ही ना, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मनुष्य में पाया जाएगा ना, जैविक में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, और वायु में भी ऑक्सीजन की मात्रा है। जैविक कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा है, उसी तरह वायु में भी ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों को जोड़ने का कड़ी कौन है, ये C2H5O से, मतलब ये कौन है, कार्बोहाइड्रेट ना, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो ये अजैविक घटक और जैविक घटक को जोड़ने का कार्य करता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। दूसरा था अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ हम देखें, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि अकार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। ओके, ये पोषक तत्व जीवधारियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कहा जाए वातावरण से प्राप्त करते हैं ना, ठीक है, जीवधारियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तथा इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में कहते हैं। मतलब यदि कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल रहा है तो इसी के माध्यम से हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग संश्लेषित कर सकते हैं, किसको, कार्बनिक यौगिकों को, है ना। ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, लेकिन इसी के माध्यम से हम लोग कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अकार्बनिक पदार्थ है। ओके, तीसरा नंबर का आता है आपका जलवायु घटक, ठीक है ना। तो जलवायु घटक में देखिए, सूर्य के प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, मृदा, वर्षा आदि, वर्षा लड़की वाला वर्षा नहीं है ना, ठीक है, आदि मिलकर पारिस्थितिक तंत्र के जलवायु का निर्माण करते हैं। ये सभी जलवायु कारक कहलाते हैं, जिसमें पहला आता है प्रकाश, है ना। प्रकाश, सूर्य क्या होता है इसमें कि हरे पौधे हैं, इसी के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। इसका मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा आता है तापक्रम, तीसरा आता है आपका आर्द्रता, है ना, नमी जी, आर्द्रता, और चौथा चलिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना, मृदा, वर्षा, और बहुत सारे क्लियर नहीं कर पाएंगे उसको, है ना। तो ये हो गया आपका जलवायु कारक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा जैविक घटक में। चलिए तो चलते हैं हम लोग जैविक घटक में। आप ये मत सोचना कि अक्षर कैसे बदल गया, ये मेरा अक्षर नहीं है, ठीक है ना। सो क्या है, आप आजकल लिखने में दिक्कत होती है नहीं, और जितना पेमेंट उतना काम, जानते हो आप लोग, है ना। तो जैविक घटक, तो जैविक घटक क्या है ना, वातावरण के सभी घटकों, वातावरण के सभी सजीव घटक को ही जैविक घटक कहते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले में आता है उत्पादक। कौन आता है, उत्पादक। उत्पादक क्या है भाई, तो हरे पौधा हरा ही होता है ना। वो तो आजकल हाइब्रिड बीज बनवा के पौधे को लाल भी कर दिए जाते हैं, लाल पत्ते वाले, लेकिन पौधे हरा ही होता है। तो हरे पौधे अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को धारण करने वाले, ठीक है ना, धारित करने वाले या धारण करने वाले दोनों एक ही है ना। तो हरे पौधे अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को धारण करने वाले जीव इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, स्वपोषी के अंतर्गत ना, अर्थात उत्पादक के अंतर्गत। मतलब कहा जाए जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है ना, वो आपका कहलाएगा उत्पादक, न कि उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता भी आएगा, धीरज धरिए। तो उत्पादक ये है कि हरे पौधे अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को धारित करने वाले जीव इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये मतलब यही जीव है ना, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके CO2 एवं H2O से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। CO2 एवं H2O से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। मतलब कहा जाए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, और उसको CO2 की आवश्यकता पड़ेगी, और जल की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों के आधार पर वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, अर्थात सीधा अपना पोषण का निर्माण करेगा, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में O2 वातावरण में विमुक्त होती है। मतलब कहा जाए ऑक्सीजन वातावरण में क्या होती है, विमुक्त होती है। विमुक्त होगा ही क्यों, क्योंकि जब ये क्या करता है कि H2 और CO2 को यूज़ कर सकता है, तो एक्चुअली बनता क्या है, वो अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है ना। वातावरण से क्या लेता है, CO2 लेता है, ठीक है ना। मतलब इसका खाना कौन है, CO2 है, कह सकते हैं, ठीक है ना। लेता है वो CO2 लेता है वातावरण से, ठीक है, और जल लेता है, इसका मतलब क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और विमुक्त कौन करता है, O2 जो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो O2 विमुक्त करता है, ये है आपका उत्पादक, ठीक है ना।
जिसको हम लोग स्वपोषी घटक भी कह सकते हैं। स्वपोषी घटक जो अपना खाना स्वयं बनाता है, वहाँ स्वपोषी का उदाहरण दिया गया है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव होता है। इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे हम लोग उपभोक्ता में चलते हैं। उपभोक्ता है क्या, ठीक है, ये उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। उपभोक्ता या विषमपोषी घटक ऐसे जीव जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहा जाए, एक तो सीधा होता है, एक तो अप्रत्यक्ष होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है, इसे बोलते हैं ऐसे जीव जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि अभी सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा क्या बनाया, खाना बनाया, ठीक है ना, अपना भोजन बनाया, तो उस पौधे को कोई और खाएगा क्या, जो शाकाहारी होगा, है कि नहीं। तो क्या होता है कि ऐसा जीव, ये शाकाहारी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसा जीव जो कि प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधे पर आश्रित होते हैं, उपभोक्ता या विषमपोषी घटक कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग विषमपोषी हैं, हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, क्लियर है नहीं, है ना, कोई बनाता हो तो बात अलग है, वो कुकर में बनाता होगा, हाँ, प्रकाश की क्रिया से नहीं बनाता होगा, ठीक है ना। चलिए, उपभोक्ताओं को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए चलते हैं, ये उपभोक्ता का जो डिफिनेशन है वो क्लियर हो गया। चलिए, पहला आता है प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे प्राणी जो स्वयं के पोषण के लिए उत्पादक या हरे पौधे को खाते हैं या हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं या निर्भर होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाक भक्षी कहते हैं। शाक, ठीक है ना, उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश तथा कुछ कीट, ठीक है, ये क्या है, शाकाहारी है, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता है ना, जो किस पर निर्भर करता है, पौधे के ऊपर निर्भर करता है, उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता, दूसरे नंबर का उपभोक्ता, है ना। तो ऐसे प्राणी या ऐसे उपभोक्ता जो स्वयं के पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता पौधे के ऊपर निर्भर करता है, तो ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है, ठीक है ना, निर्भर करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इस श्रेणी में मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे कि मेढक है, भेड़िया है, मोर है, मोर किसको खाता है, सर्प को, ठीक है ना, लोमड़ी, ये सब है ना, ठीक है। उसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता, ये छोटी छोटी बात है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल भी नहीं कर रहा हूँ। द्वितीयक उपभोक्ता, ये शीर्ष उपभोक्ता है, सबसे मेन, ये द्वितीयक उपभोक्ता को तो खा सकते हैं लेकिन स्वयं किसी का आहार नहीं बनते हैं। जैसे कि द्वितीयक उपभोक्ता, देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता है वह प्राथमिक उपभोक्ता को खा सकता है, किसी भी जीव को खा सकता है, लेकिन खुद किसी दूसरे का भी आहार बन सकता है। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो तृतीयक उपभोक्ता का आहार बन सकता है, लेकिन तृतीयक उपभोक्ता ऐसा उपभोक्ता है जो कि किसी का आहार नहीं बनता है ना। यही बताया जा रहा है आपको कि ये शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता को तो खा सकते हैं लेकिन स्वयं किसी का आहार नहीं बनते, जैसे कि शेर, चीता, जैसे कि अपने 11वीं क्लास। तो आगे हम लोग चलते हैं अपघटनकर्ता। अपघटन, है ना, इसे सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के सबका बाप है ये, है ना, मतलब कहा जाए जितने प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सब जने अब जब मर जाते हैं, मिट जाते हैं, तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपघटन करता है, वही है ना। तो इसे सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के मृत एवं सड़े गले शरीर तथा वर्ज्य पदार्थ का अपघटन करने वाले जीव अपघटनकर्ता कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा डिटेल है यहाँ पर कि इसे सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के मृत एवं सड़े गले शरीर तथा वर्ज्य मतलब पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं, वर्ज्य पदार्थ, ठीक है, वर्ज्य पदार्थ का अपघटन करने वाले जीव अपघटनकर्ता कहलाते हैं। जीवाणु, ठीक है, कवक, ओके। तो इस तरह से ये हो गया अपघटनकर्ता, तीनों घटक, जैविक घटक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। और अन्य हम देखते हैं, अन्य विषम पोषित जीव में क्या हो जाता है। अन्य विषम पोषित में अपने पास क्या आ जाता है, ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये मृत कायों शरीरों के शीघ्र समापन में सहायक होते हैं, तो इसे अपमार्जक कहते हैं। मृत भोजी या अपमार्जक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो अपमार्जक, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, है ना। कुछ और क्लियर कर लेते हैं। परजीवी क्या है, ये अपना पोषण किसी सजीव को बिना पकड़े या बिना मारे प्राप्त करता है। मतलब कहा जाए कि वो अपने पोषण के दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है लेकिन वो उसको मार कर नहीं करता है। जैसे कि जूं क्या करता है, व्यक्ति को मार के उसका खून पीता है क्या, नहीं ना। वो जू है वो क्या करेगा, उसके
शरीर में रहकर ही क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। मतलब वे अपना भोजन किसी सजीव को बिना पकड़े या बिना मारे या बिना घात किए प्राप्त करता है, तो उसको हम परजीवी कहते हैं। क्लियर है। आगे एक पॉइंट आता है पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर। पोषक स्तर मतलब बहुत सारे पोषक स्तर हैं, जैसे कि मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, है ना। पहले बात करते हैं हम लोग उत्पादक। उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, जिसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद तीसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और चौथा में आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, है ना। चलिए, तो पोषक स्तर, है ना। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जैविकी स्तर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे उत्पादक के ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करता है, प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर करता है, ये बोला जा रहा है ना। जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के विन्यास के फलस्वरूप एक सुनिश्चित क्रम, है ना, एक सुनिश्चित क्या है, क्रम उत्पादक से विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच बनता है। यहाँ पर देखिए कि जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जैविकी स्तर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जिसके कारण एक दूसरे की निर्भरता के कारण पारिस्थितिक तंत्र के में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के विन्यास के फलस्वरूप, इन सब के लाइन से विन्यास के फलस्वरूप, है ना, एक सुनिश्चित क्रम उत्पादक से लेकर विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच बनता है, जिसे पोषक स्तर कहते हैं। जिसे उत्पादक है, ये आपका हो जाएगा प्राथमिक पोषक स्तर, प्राथमिक पोषक स्तर, प्राथमिक पोषक स्तर। पहला पोषक स्तर यही है, उत्पादक है, जो कि पोषण प्राप्त करता है सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, ठीक है ना, और CO2 के H2O के माध्यम से, ठीक है। तो ये प्राथमिक पोषक स्तर हो गया। उसके बाद आएगा प्राथमिक उपभोक्ता है, वो हो जाएगा आपका द्वितीयक पोषक स्तर। इसको पोषी स्तर भी कहते हैं, पोषी स्तर, ठीक है ना। जो प्राथमिक हो द्वितीयक पोषी स्तर है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं फिर, है ना। और द्वितीयक उपभोक्ता है, वो हो जाएगा आपका तृतीयक पोषी स्तर, ठीक है। और जो तृतीयक पोषक स्तर हो जाएगा आपका चतुर्थ पोषी स्तर। ये है आपका पोषक स्तर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक में। चलिए, तो आगे आता है हमारा हेड टॉपिक खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, जिसमें से खाद्य श्रृंखला पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का, ठीक है, एक रेखीय क्रम होता है। रेखीय क्रम मतलब लाइन्स होता है, ये इधर उधर बिखरा नहीं रहता है, ठीक है ना। मतलब इसका हरे पौधे को टिड्डा खाएगा तो टिड्डा ही खाएगा, टिड्डा को मेढक तो मेढक को सर्प, ऐसे जाएगा, ऐसे अलग अलग बिखर जाएगा ना, तो खाद्य जाल में चला जाता है वो, ठीक है ना। तभी हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ रहे हैं। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का एक रेखीय क्रम होता है, जिसके द्वारा मतलब किसके द्वारा, उस जीवों के द्वारा, ठीक है ना, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ के संश्लेषित होने तथा खाए जाने के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। या ऐसे लिख सकते हैं कि जिसमें भोज्य पदार्थों के खाए जाने के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, जीवों के द्वारा, जिसमें जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थों के संश्लेषित होने, ये संश्लेषित होने को लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन संश्लेषित होता है ना, बनता है ना, तो लिखना पड़ेगा। तो खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का एक रेखीय क्रम है, लाइन से जाता है वो, ठीक है ना, जिसमें जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थ के संश्लेषित होने तथा खाए जाने के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। एक प्रकार से एक और परिभाषा यहाँ दे सकते हैं हम लोग कि किसी पारिस्थितिक तंत्र, इसको परितंत्र भी कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लेकर ना, उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण
स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ, पथ मतलब रास्ता, को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से परिभाषा है। किसी परिस्थितिक तंत्र में या परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक, ये उत्पादक है ना, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद और उपभोक्ता, उसके बाद उच्च उपभोक्ता, ठीक है ना। तो किसी परिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह, ये इसको खाएगा तो ऊर्जा इसमें पहुंच जाएगा, इसको खाएगा तो टिड्डा को मेढक खाएगा तो मेढक में ऊर्जा पहुंच जाएगा, मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है ना। तो किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना। यह खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का रेखीय क्रम होता है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों के संश्लेषित होने तथा खाए जाने के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो किसी भी परिभाषा को आप लिख सकते हैं, है ना, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। और चित्र में आप बना सकते हैं इसको, हरे पौधे, यहाँ पर तो मयूर लिख दिया है क्योंकि मोर में थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल चित्र में करेंगे ना कि नाम में, ठीक है। ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट थे इसलिए ना चित्र क्या बोलते हैं, नाम बस लिख लिए हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, खाद्य श्रृंखला के प्रकार में चलते हैं। खाद्य श्रृंखला तो हो गया ना, खाद्य श्रृंखला के प्रकार चलते हैं। कितने प्रकार के खाद्य श्रृंखला होते हैं, देखिए मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे। अब ये फिर नया चेंजेस हो गया अक्षर, तो ये अक्षर है, ज़िंदगी जब चेंज होती है तो अक्षर क्या चेंज नहीं होगा, है ना। तो खाद्य श्रृंखला के प्रकार चलते हैं हम लोग। पहले चलते हैं परभक्षी अथवा आहार चारण बोलते हैं, चरना को चारण बोलते हैं, चारण आहार श्रृंखला। इस प्रकार की आहार श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होकर, यहाँ पर सूर्य के बाद हरे पौधे, ठीक है, पौधे बना दिया मैंने, हरे पौधे से टिड्डा, ऐसे होते तो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आहार श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होता है तथा चरने वाले शाकाहारी, चरना मतलब खाना, ठीक है, तथा चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हुए मांसाहारी जंतुओं तक पहुँच कर समाप्त हो जाता है। मतलब पौधे को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को मयूर, यहाँ तक खत्म हो गया, ये मयूर आपका मांसाहारी में आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आहार श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर, हरे पौधे से प्रारंभ होगा ना, ठीक है, यहाँ से हरे पौधे से प्रारंभ होगा, सूर्य प्रकाश, सूर्य से प्रारंभ होगा मत लिख देना, ठीक है ना, सूर्य से केवल प्रकाश मिलता है। हरे पौधे से प्रारंभ होकर, है ना, तथा चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हुए मांसाहारी जंतुओं तक पहुँचती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं परभक्षी अर्थात चारण आहार श्रृंखला, ठीक है ना। अब इसमें कौन जाता है, ऊर्जा जाती है, ऊर्जा, ठीक है ना। इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला में, है ना, यहाँ इस प्रकार का खाद्य श्रृंखला, इस प्रकार का आहार श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होता है ना, और चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हैं मांसाहारी जंतुओं समाप्त होते हैं, मतलब इसमें ऊर्जा का प्रवाह ऐसे होते जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं खाद्य परभक्षी अथवा चारण आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। आगे हम लोग चलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी, है ना। तो इस प्रकार का खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर चरने वाले शाकाहारी जंतु, यही वाला पॉइंट पीछे भी लिखे थे ना, चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हुए प्राणियों की ओर ना होकर, यही बात है, मेन टॉपिक ये ना लिखा है वो है, ठीक है। मतलब कहा जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस प्रकार का खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर चरने वाले, आपको लगेगा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है करके ना, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार का खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते बड़े प्राणियों की ओर ना होकर छोटे जीव की ओर होता है। मतलब शुरू तो यहाँ से होगा ही जरूर, कहाँ से होगा, चरने वाले से शुरू होगा, ठीक है, शाकाहारी जंतु शुरू होगा, लेकिन शाकाहारी से वो मांसाहारी की ओर नहीं जाएगा। बस यही है कि इस प्रकार खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हुए, यहाँ से यहाँ होगा, इतना तो होगा, पहले यहाँ पर हो जाएगा पौधा,
पौधा को खाएगा कौन? गाय, है ना। तो इस प्रकार का खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हुए बड़े प्राणियों की ओर ना होकर छोटे जीव की ओर होता है। तो गाय जब मर जाती है, गाय के शरीर में होता है कृमि, तो इसको कृमि खत्म करता है, और कृमि को कौन करता है? जो प्रोटोजोआ है वो करता है। इस प्रकार से क्या होता है कि ये मांसाहारी जंतुओं की ओर नहीं होता है, ये क्या होता है? छोटे जीव के होते हैं, परजीवी की ओर होता है। तो इस प्रकार का खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होकर चरने वाले शाकाहारी जंतुओं से होते हुए बड़े प्राणियों के ना होकर छोटे जीव की ओर होता है। तो इसको बोलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला, है ना। ये हो गया क्लियर। क्लियर। ये जो ये सीजी व्यापम के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कौन सा खाद्य श्रृंखला है जिसमें जो छोटे जीवों की ओर होता है। क्लियर है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। उसका आता है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। ये थोड़ा थोड़ा सेम लगता है। तो यह आहार श्रृंखला बिल्कुल अलग प्रकृति की होती है, जैसे हम लोग अलग प्रकृति के हैं, है ना। तो यह जीवित हरे पौधे से प्रारंभ ना होकर जीवों के सड़े गले मृत शरीर से मृतोपजीवी की ओर होता है। मतलब कहा जाए बहुत सारे बैट्स होते हैं गुफा में, है ना, बैट्स या तो फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ होता है, ओके, और किसकी ओर जाता है? मृतोपजीवी की ओर होता है। मृत जो मर जाता है उसको खाता है। इसमें परजीवी में क्या होता है कि जिंदा को भी खा सकता है ना, दूसरे को निर्भर रहता है ना। यह आहार श्रृंखला बिल्कुल अलग प्रकृति की होती है। यह जीवित हरे पौधे से प्रारंभ ना होकर जीवों के सड़े गले मृत शरीर से मृतोपजीवी होते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये जो नट्स बीट्स बैट्स हैं, इन सब के जो मृत सड़े गले शरीर से यही से प्रारंभ होगा और यहाँ से जाएगा वो मृतोपजीवी की ओर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी या अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं खाद्य जाल में। खाद्य जाल बोले तो जो श्रृंखला है उसको हम लोग क्या करना है? इधर उधर बिखेरना है। कैसे देखें? जैसे कि ये घास था, घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा कौन खाता है? मेढक। मेढक कौन खाता है? सर्प। सर्प कौन खाता है? मयूर या मोर, ठीक है ना। तो ये एक सीधी श्रृंखला है, रेखीय क्रम है। रेखीय क्रम को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और जाल क्या है? जाल क्या है? जैसे कि घास को पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। घास को कौन खाता है? टिड्डा, ठीक है। और घास को गाय भी खाता है ना भाई। टिड्डा कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प, ठीक है ना। मेढक को मनुष्य भी खाता है ना, खा सकता है ना, कैसे नहीं खा सकता। चीन के लोग अधिकतर खाते हैं। सर्प को भी खा लेते हैं मनुष्य, ठीक है। गाय को भी मांसाहारी लोग खाते हैं, मनुष्य, ठीक है ना। और मनुष्य शाकाहारी भी होता है थोड़ा से, है ना। तो घास से संबंधित मतलब कोई सब्जी है उसको भी खा सकता है वो, है ना। और मनुष्य को शेर भी खा सकता है और गाय को भी शेर खा सकते हैं। मतलब यहाँ देखो, यहाँ कोई रेखित क्रम नहीं है। यहाँ पर इधर उधर वो इसको खा रहा है, वो इसको खा रहा है। मतलब ये एक जाल है, जाल, ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखला क्रियाशील होती है। क्यों? एक पारिस्थितिक तंत्र बहुत सारे खाद्य श्रृंखला हो सकती है। घास से टिड्डा गया, मैं घास से गाय ले सकता हूँ, गाय से लोमड़ी, ठीक है, ऐसे वाले ले सकता हूँ। गाय से शेर भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये अलग प्रकार का खाद्य श्रृंखला है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखला क्रियाशील होते हैं, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। तथा वे आपस में अनेक पोषकों से जुड़े हुए होते हैं। अनेक पोषक से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। गाय घास से जुड़ा होता है, तो गाय से लोमड़ी जुड़ा होता है या शेर जुड़ा हुआ है। तो गाय से कोई और पशु जुड़ा हुआ है, लोमड़ी से कोई और पशु जुड़ा होता है, घास से कोई और पशु जुड़ा होता है। ऐसे सब एक दूसरे पोषक के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखला क्रियाशील होते हैं, है ना, तथा वे आपस में अनेक पोषकों से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से भोजन व ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस खाद्य श्रृंखला से भी भोजन का या ऊर्जा का प्रवाह होता है, इस खाद्य श्रृंखला से भी भोजन या ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल लिखने की बात है कि पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखला क्रियाशील होते हैं तथा वे आपस में अनेक पोषकों से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से भोजन व ऊर्जा का प्रवाह होते ही रहता है, ठीक है ना। अतः किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को, ये एक खाद्य श्रृंखला हो गया, ये दूसरा खाद्य श्रृंखला हो गया, या ये पहला खाद्य श्रृंखला, दूसरा खाद्य श्रृंखला, तीसरा खाद्य श्रृंखला। सॉरी, यहाँ पर मैं रफ काफ़ी टाइप से कर दिया मैं, ठीक है। हाँ, तो
यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला, तीनों खाद्य श्रृंखला इधर उधर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं ना, तो सब जने मिलकर क्या बना देगा, एक खाद्य जाल बना देगा। तो इसका मेन हेड ये है कि किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि चित्र में देख लीजिए थोड़ा से, ये देखिए इस तरह से है ना, एक ग्रास, एक घास को चूहा भी खा सकता है ना, माउस, रैबिट, खरगोश भी खा सकता है, ठीक है ना, ये टिड्डा भी खाता है, ग्रॉसपर है ना, इसको टिड्डा को मेढक भी खा सकता है ना, रैबिट को ये बहुत सारी चीज़ खा सकते हैं। तो लिजार्ड होता है, लिजार्ड, ये इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गोइहा कुछ बोलते हैं, पता नहीं मेरे को, है ना। तो ऐसे टाइप से ये इसको भी खा लेता है ना। और हो सकता है कि इस टिड्डे को सर्प भी खा सकता है। सर्प तो आप जानते हो मैं ऐसे वाले बनाता हूँ, है ना, ये सर्प है, दिल हो गया, है ना। सर्प को ये भी खा सर्प को चील भी खा सकता है, चील बोले तो मयूर भी खा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग प्रकार से बहुत सारे ये हो सकते हैं, ठीक है ना। एक साथ जुड़ा हुआ नहीं, देखिए माउस को ये सर्प खाता, सर्प को ये खाता, यहाँ तो बनाया था, दोनों तरफ सर्प बना दिया, ठीक है ना। ये अलग अलग कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ है, मतलब इसमें कोई रेखित क्रम नहीं है। रेखित क्रम होता तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है, लेकिन ये अरेखित क्रम है ना, कहा जाए एक जाल है तो इसको हम लोग खाद्य जाल कहेंगे, ठीक। चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है पारिस्थितिक दक्षता, इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ये क्या है, इसमें मेन पॉइंट वो है ऊर्जा का प्रवाह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऊर्जा का प्रवाह को समझाइए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से पारिस्थितिक दक्षता क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषक स्तर से क्रमिक दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रक्रिया पारिस्थितिक दक्षता कहलाती है। मतलब ये पौधे हैं, पौधे से जो पौधे को जो शाकाहारी खाते हैं तो ऊर्जा कहाँ जाता है, शाकाहारी में जाता है। शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाता है तो ऊर्जा कहाँ जाता है, मांसाहारी में जाता है। बस यही कि पारिस्थितिक तंत्र के एक पोषक स्तर से क्रमिक दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा की स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारिस्थितिक दक्षता कहते हैं, ठीक है ना। पारिस्थितिक दक्षता के आधार पर ऊर्जा के प्रवाह को समझा जा सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमारा मेन पॉइंट है ना। किसको ऊर्जा का प्रवाह बोलते हैं उसको पहले समझ लेंगे, ठीक है ना। ऊर्जा का प्रवाह का मैंने क्लास में कोई परिभाषा नहीं दी है, यहाँ पर देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा का, ये प्रकाश, ये सूर्य है, सूर्य से पौधा क्या लेगा, ऊर्जा लेगा ना। तो ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। तो परितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा का उत्पादक से विभिन्न उपभोक्ताओं अपघटकों की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात, इसको आप लोग नॉर्मल समझ सकते हैं कि यहाँ से पौधे को मिला, पौधे को शाकाहारी शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी। मतलब क्या होता है, परितंत्र में ऊर्जा स्रोत से, यहाँ ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा का उत्पादक, ये उत्पादक है ना, उत्पादक से विभिन्न उपभोक्ताओं से उपभोक्ताओं अपघटों की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह का बहुत सारे नियम है। लिंडबैंड का 10% नियम है, जिसको हम लोग अपने हिसाब से कुछ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह मेन टॉपिक। चलो, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, देखिए सबसे बात करते हैं हम लोग कि समस्त जीवों में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। बच्चा भी जानता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है ना। सूर्य से विकिरित होने वाली या निकलने वाली, है ना, समस्त ऊर्जा में से पूरा 100% अगर ऊर्जा पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी ठीक से पृथ्वी है अत्यधिक तप्त हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है, वो मैं नहीं जान सकता, वैज्ञानिक लोग भी नहीं जान सकते क्या हो सकता है ना। कि समस्त जीवों में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य से विकिरित होने वाले समस्त ऊर्जा में से मात्र 47% हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। बाकी सब लॉस होता है, नहीं, वो बदल जाती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 47% हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, ओके। तथा उनमें से मात्र 1 से लेकर 5% भाग, 47% मान लेंगे उसको, तो उनमें से केवल 1 से 5% भाग है हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु अवशोषित किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस है ना, मतलब अपना भोजन निर्माण करने के लिए पौधे क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा ना। तो उनमें से मात्र इस 47% में से मात्र 1 से 5% भाग को हरे पौधे द्वारा
प्रकाश संश्लेषण हेतु अवशोषित किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है अर्थात निर्माण होता है। ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। चलो अब इसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अगर 100% फीड मान लेते हैं, अब कैसे 100% मान लेंगे सोचोगे, है ना। तो थोड़ा डिटेल देता हूँ। जैसे कि ये 47% है, तो 47 भागों में बटा हुआ है, उसमें से केवल 1 से लेकर 5% भाग का यूज़ पौधे किसके लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के करते हैं। तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो अब इस कार्बोहाइड्रेट का फिर 100 भाग मानना है, मतलब 100% मानना है इस कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है ना। तो देखिए कि जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, ये तो क्लियर हो गया। यदि कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनने वाले पदार्थ को, यहाँ से फिर अक्षर बदल गया, ये लगता है अपनी मेघा का अक्षर है। ओके। तो उनमें से मात्रा 1 से 5% भाग को हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु अवशोषित किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। यदि कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनने वाले पदार्थ को 100% माने, क्यों मानेंगे, मानने में आपको क्या जाता है नहीं, तो 100% माने, तो इनमें से इस 100% में से 0.2 से 1% ऊर्जा का उपयोग पौधे द्वारा श्वसन क्रिया में खर्च किया जाता है ना। और शेष ऊर्जा 0.8 से 4% ऊर्जा है ना, वहाँ भोज, इसको हम लोग 10% भी मान सकते हैं, 100% को हम लोग 10% भी मान सकते हैं। ठीक है। तथा शेष ऊर्जा 0 से 8 से 0.8 से लेकर 4% भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उत्पादक बनता है। मतलब ये है कि पौधे ही खुद प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है ना। मतलब अपना खुद का निर्माण करता है, क्यों, उस ऊर्जा का अपने लिए यूज़ करता है वो। इसका मतलब यही है कि बनने वाले कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यदि कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनने वाले पदार्थ को 100% माने, तो उनमें से 0 से 2%, 0.2 से लेकर 1% ऊर्जा का उपयोग पौधे द्वारा श्वसन क्रिया में खर्च किया जाता है ना। और बचा हुआ जो पदार्थ है वो 0.8 से लेकर 4% को भोज्य पदार्थ के रूप में वो प्राथमिक उत्पादक बनाता है। मतलब स्वयं अपने आप का निर्माण करता है, कोई अलग से प्राथमिक उत्पादक नहीं बनाता है, स्वयं अपने आप को निर्माण करता है। ठीक है। अब पौधा अपने आप का निर्माण कर रहा है, मतलब अपने आप को पोषण प्रदान कर रहा है, इसी को बोला गया है प्राथमिक उत्पादक बनाता है, मतलब खुद को बनाता है वो। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को बनाता है। ठीक है ना। जिसे शाकाहारी जंतु खाते हैं। अब प्राथमिक उत्पादक बन गया, मतलब पौधा बन गया ना। ठीक है ना। तो उसको क्या करेगा, कोई शाकाहारी खाएगा। तो देखिए कहाँ से, सूर्य से ऊर्जा कहाँ आया, सूर्य से ऊर्जा आया पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप उसने श्वसन में भी खर्च किया और खुद को बनाने में भी खर्च किया, अर्थात भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उत्पादक भी बनाता है, उसमें भी किया। अब जब उस पौधे को कोई शाकाहारी खाता है तब क्या होता है, देखिए अब ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा उस पौधे में आया, प्राथमिक उत्पादक में आया। ठीक है। अब प्राथमिक उत्पादक को कोई दूसरा खा रहा है, तब क्या होगा कि शेष ऊर्जा 0.8 से 4% भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उत्पादक बनाता है, मतलब स्वयं को बनाता है। ठीक है। जिसे शाकाहारी जंतु खा लेते हैं और ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में चला जाता है। अब प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में चला गया, क्योंकि ये शाकाहारी क्या हो गया, उपभोक्ता बन गया। उत्पादक कौन था, पौधा था। ठीक है ना। तो जिसे शाकाहारी जंतु खाते हैं और ऊर्जा है वहाँ, और ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में चला जाता है। ठीक है। इस ऊर्जा का पुनः कुछ भाग उपापचयी क्रिया में खर्च होता है, जब वो उपभोक्ता में जाता है। किस में जाता है, उपभोक्ता में। तो उपभोक्ता में उपापचयी क्रियाएं। ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर होता है अपने पास रेस्पिरेशन, श्वसन तो मैंने पहले वो रखी है। और इसमें भी तो श्वसन होता है ना, जो उपभोक्ता है उसमें श्वसन में खर्चा होता है और उपापचय में खर्चा होता है। श्वसन बोले तो संबंधित किससे है, अपने पास ऊष्मा से संबंधित है। ठीक है ना। तो देखिए कि जिसे शाकाहारी जंतु खा लेते हैं और ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में चला जाता है। इस ऊर्जा का पुनः कुछ भाग उपापचय क्रिया में खर्च हो जाता है तथा शेष ऊर्जा खर्च हो जाता है ना। जो शेष ऊर्जा है ना, वो है ना ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, और कुछ है ऊष्मा, शेष ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। ठीक है ना। तथा संचित ऊर्जा, अब देखिए कुछ ऊर्जा है श्वसन में निकल गया, कुछ ऊर्जा उपापचय में निकल गया, कुछ उस ऊष्मा के रूप में खर्च हो गया। ठीक है ना, परिवर्तित हो गया। अब जो बचता है संचित ऊर्जा है वो कहाँ जाएगा, वो अब प्राथमिक उपभोक्ता से वो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में।
तो द्वितीयक उपभोक्ता में ऊर्जा पहुंच गया। मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। देखिए एकदम सिंपल है कि सूर्य से गया पौधे में, पौधे से गया प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से गया द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, ऐसे होते होते जाएगा। तो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि शाकाहारी जंतु खाते हैं और ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में चला जाता है। इस ऊर्जा का पुनः कुछ भाग उपापचय में खर्च होता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता में उपापचय क्रिया होती है ना, ठीक है। उपापचय में क्रिया में खर्च होता है तथा शेष ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में, या कहा जाए डिकम्पोजिशन, अच्छा डिकम्पोजिशन तो बोल दिया मैंने, उपापचय बोल दिया, ठीक है ना। कुछ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन में खर्च हो जाती है तथा संचित ऊर्जा, जो बचा हुआ जो ऊर्जा है वो फिर क्रमशः द्वितीय उपभोक्ता में जाता है। तो द्वितीय उपभोक्ता में फिर ये कार्य होता है, कुछ उपापचयी क्रिया होती है, कुछ श्वसन क्रिया होती है, उसमें खर्च होता है। तो बचा हुआ जो शेष पदार्थ है फिर तृतीय में जाता है। तृतीय भी वही क्रिया होती है। फिर क्या होती है, तृतीय में कुछ उपापचयी क्रिया होती है और कुछ श्वसन की क्रिया होती है। जो बचा हुआ है वो चतुर्थम चला जाता है। ऐसे तरह से अंतिम पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है। मतलब जो ऊर्जा है पूरा प्रवाहित हो रही है लाइन से, इसी को बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह, जिसको मैं चित्र में क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा से। यहाँ देखिए ये आपके पास है प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है ना। ये है एब्जर्व, ठीक है, विकिरण है, रेडिएशन है, विकिरण है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना। ये यहाँ से मिल रही है किसको, प्रोड्यूसर को मिल रही है, ठीक है ना। ये प्रोड्यूसर को मिल रही है, ओके। और ये अदर स्पेस में भी जा रहा है इधर से नीचे, लेकिन पौधे लेते हैं ना। अब हीट लॉस अदर देन रेस्पिरेशन। हीट लॉस मतलब उष्मा के रूप में लॉस होता है, मैंने बताया था उष्मा के रूप में खर्च होता है। कुछ श्वसन के रूप में करता है, रेस्पिरेशन श्वसन के रूप में खर्च होता है। कुछ डिकम्पोजिशन उपापचयी क्रियाओं में खर्च होता है, ठीक है ना। और कुछ उष्मा में खर्च हो गया, कुछ रेस्पिरेशन में खर्च हो गया, कुछ डिकम्पोजिशन, मतलब ये खर्च हो गया मतलब कहा जाए वो नष्ट नहीं हुआ है ना, वो क्या रूपांतरित होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है केवल, है ना। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन में खर्च हो गया, ये इसमें खर्च हो गया, क्लियर है। अब जो संचित कुछ बचा हुआ ऊर्जा, मैंने आपको बताया है कि संचित बचा हुआ ऊर्जा कहाँ जाएगा, वो दूसरे में जाएगा। इसको हर्बी वाट्स बोलते हैं, इसको प्रोड्यूसर, इसको हर्बी वाट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ जब ऊर्जा है, इससे संचित ऊर्जा है, इसमें चला जाता है ना। इसमें जाने के बाद यहाँ पर भी उपापचयी क्रियाएं होती है, डिकम्पोजिशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, ठीक है ना। तब क्या होता है कि इसमें ऊर्जा, इसमें आधा खर्च होती है, इसमें कुछ मात्रा में इसमें खर्च होता है, कुछ मात्रा इधर में खर्च होता है। तो बचा हुआ जब फिर जाता है कार्निवार्स में, जो द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है ना, द्वितीयक उपभोक्ता में जाता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में फिर वही क्रिया होती है, क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। बचा हुआ जो ऊर्जा है फिर लास्ट सर्वोच्च टॉप कार्निवार्स में चलता है, ठीक है ना। टॉप कार्निवार्स में फिर वही क्रिया होती है, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन। ऐसे से ऊर्जा पूरा फैल रहती है, मतलब ऊर्जा का पूरा क्या होता है, इसमें प्रवाह हो रहा है, इसको बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसी तरह इसी बीच आता है ऊर्जा प्रवाह में लिंडमैन के 10% को नियम को लिखिए। 10% नियम। तो हमने केवल ये पढ़ा है कि ऊर्जा है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। अब कितने %, उस % को बताया है लिंडमैन ने, है कि लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे लिंडमैन का 10% का नियम कहते हैं। ये पूरा फेंकने वाला काम है ना, मतलब इसको लिखेंगे तो क्या है, टाइम पास बस होगा, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर से क्रमिक दूसरे पोषक स्तर में कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पाता है, ठीक है ना। तथा 90% ऊर्जा अन्य प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, अन्य उपापचयी तथा अपघटन प्रक्रिया के फलस्वरूप विनष्ट हो जाते हैं। बस यही समझना है, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा कि जब ये सूर्य का जो ऊर्जा आता है, उस ऊर्जा में 100% ऊर्जा आता है इसमें, ठीक है ना। 47% आता है, आपको पता है। 47% को अगर 100% मानते हैं हम लोग, तो उस 100% का केवल 10% ऊर्जा है इससे इनके ऊपर स्थानांतरित होती है। मतलब कहा जाए कि 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, और जो 90% ऊर्जा है वो खर्च हो जाती है रेस्पिरेशन, उपापचयी और हीट लॉस में। बात समझ रही है। तो 10% इसमें चला गया, ठीक है। तो उस 10% को हम लोग अगर फिर 100% मानते हैं, क्यों मानते हैं, 10 को फिर 100 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो 100% बन गया ना, वो क्लियर है। कई जन दिमाग लगा क्या बोलते हैं, 10 को कैसे 100 मान लेते हैं, तो वही समझना है आपको भाई, है ना, कि एक अंक को हम लोग 100% मान सकते हैं। कैसे, उसको 100 भागों में बांट देंगे, ठीक है ना। तो 10 को अगर 100 बांधते हैं तो उनमें से केवल 10% ही दूसरे वाले में जाता है। ये 10 और इस 10 में क्या फ़र्क है, ये 10
ज़्यादा वाला 10 है, ये 10 कम वाला 10 है, याद रखिएगा, है ना। इसको जो समझेगा वो समझ पाएगा, छोटे छोटे बातों के लिए, दिमाग वाले के लिए ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है ना। तो इस 10% को अगर 100% मानते हैं तो 90% फिर किस में यूज हो जाता है, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन में। जो 10% बचता है फिर इसमें चले जाता है। तो यहाँ पर क्या था, इस 10% को फिर 100% अगर मानते हैं तब क्या होता है कि 10% इसमें चले जाता है और 90% रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन खर्चा हो जाता है। वही प्रक्रिया चलता है, इसको बोलते हैं लिंडमैन का 10% का नियम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊर्जा का प्रवाह क्या है, लिंडमैन के 10% का नियम क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग चलेंगे पारिस्थितिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादकता है, द्वितीयक उत्पादक है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पारिस्थितिक दक्षता में क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में किसी पोषक स्तर द्वारा इकाई क्षेत्र में इकाई समय में ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थ के संचलन की दर उस पोषक स्तर की उत्पादक कहलाती है। तो ये अभी आप क्लियर मत करिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मिलते हैं फिर, है ना।